हम लोगों ने न्यू चैप्टर स्टार्ट किया है, हेरिडिटी एंड वेरिएशंस। हेरिडिटी एंड वेरिएशंस। ओके ओके, सॉरी, सुनो, आज 12th का मुझे याद रहता है ना अक्सर, तो इस वजह से मिक्स हो गया, सॉरी। आप लोग में वेरिएशन इसी के साथ है, इवोल्यूशन। ध्यान दो, जहाँ पर आप हेरिडिटी पढ़ रहे हैं, हेरिडिटी में जितनी भी कंटेंट आप पढ़ेंगे, ठीक है, वो सारे के सारे साइंस फैक्ट बेस हैं, प्रूव्ड हैं, सॉल्व्ड हैं, ठीक है। लेकिन जो पूरा इवोल्यूशन है ये भी फैक्ट बेस है। जितना फैक्ट आपके पास कलेक्ट हो पाया है उस बेसिस पर हम एक स्टोरी क्रिएट करते हैं, डन। लेकिन फिर भी ये कैसा है, ये आपका हिस्टोरिकल बेस है, ठीक है। बस समझ पा रहे हो, ठीक है। आगे चले। देखो, अभी तक आपने क्या क्या पढ़ लिया है। आपने हेरिडिटी देखी, आपको पता है व्हाट इज हेरिडिटी। फिर वेरिएशन, जो कैरेक्टर पास हो जाते हैं, है ना, पासिंग ऑफ कैरेक्टर्स इज नोन एज हेरिडिटी। जो नहीं पास हो पाए, वेरिएशन, ठीक है। फिर जो पूरा प्रोसेस लगता है इस पूरे इनहेरिट करने के लिए, ये जो पासिंग ऑफ कैरेक्टर्स है ये होने के लिए जो प्रोसेस लगती है, यानी कि काफ़ी लंबा चौड़ा प्रोसेस है, जिस प्रोसेस के थ्रू वो आएगा, ठीक है, तो उसे कहते हैं इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस, ठीक है। बाकी आपने कुछ डेफिनेशंस देखी होंगी, जैसे आपको पता होगा डोमिनेंट क्या है, रिसेसिव क्या है। वैसे लिखने की कोई खास ज़रूरत नहीं है, मैं बोलती जाती हूँ, आप लोग देख लीजिएगा आपको क्या आता है क्या नहीं आता है ना। डोमिनेंट हो गया, रिसेसिव हो गया, आपको बताया क्या होगा, आगे बताया था, होमोलोगस बताया था, हेटेरोलोगस बताया। एक्चुअली मेरे पास शीट है नहीं, जीन बताया था, डीएनए बताया था, ठीक है। जहाँ बच्चों को दिक्कत आ रही है, एक्चुअली मैं आज उस कंसर्न से ये वाला लेक्चर बना रही हूँ कि बच्चों को दिक्कत कहाँ आ रही है। ध्यान से देखो बेटा, बच्चों को आ रही थी दिक्कत एलील्स में, ठीक है, कैरेक्टर्स और ट्रेड्स को लेकर के, ठीक है, ठीक है। हम लोग इसी टॉपिक पर बात करेंगे। अच्छा, इससे पहले कुछ टॉपिक्स ऐसे, कुछ पार्ट ऐसा है इसमें का जो कि डिपेंड करता है आपके प्रीवियस चैप्टर को थोड़ा सा कोरिलेट करके है, बट अभी आप इसे एज इट इज समझिए। देखिए बेटा, मेरी बात सुन लो ध्यान से। 10th स्टैंडर्ड में जितनी चीज़ें आप पढ़ रहे हैं, जितनी मतलब कुछ भी आपने फर्स्ट चैप्टर से लेकर अभी तक जो भी आपको पढ़ाया जाएगा, वो आपको एक कहीं पर भी आपको होल इन्फॉर्मेशन नहीं दी जा रही है, कहीं पर भी नहीं। ये चैप्टर से इस तरह बनाए गए हैं कि एक सर्टेन अमाउंट की इन्फॉर्मेशन आपके पास चले जाए जितना इम्पोर्टेंट है। देखो मेरी बात सुनो, जब आप 10th में है ना, इस 10th के बाद कोई ज़रूरी नहीं है कि आप साइंस ही कंटिन्यू करें, ठीक है। तो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को जितनी साइंस आनी चाहिए उतना 10th तक बता दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद की जो प्रोसेसिंग है, वो जो बच्चे बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सोच के क्वेश्चंस लेकर आते हैं, मैं उन्हें बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करती हूँ। लेकिन फिर भी मैं बोलूँ कि अभी जितना 10th पढ़ाया जा रहा है उतना ही रखो। 11th में आपको इतना पढ़ने को मिलेगा ना कि आप परेशान हो जाओगे कि मेरे को, मैं 11th में आ तो गया इस भरोसे कि 10th में मेरे को इतना अच्छा लग रहा था, लेकिन 11th में कंटेंट बहुत है ना। अभी जो आप बहुत सारा इधर उधर से पढ़ लेते हो कि आपका कंसेप्ट खराब हो जाता है, तो वो चीज़ मत करो। 10th में जितना है उसको एज इट इज़ रखो। 11th में जाओगे उसकी इंटरप्रिटेशन सिखाई जाएगी, तो नॉलेज एज इट इज़ रखो, ठीक है। क्योंकि आप जब पूछोगे, मैं आपको कुछ और चीज़ बताऊंगी, फिर उसके लिए कुछ और चीज़ आपको समझनी होगी जो कि आपको आगे जाके 11th में समझ में आएगी बेसिकली, ठीक है। तो ध्यान से सुनो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टाइम पे ये आपको पता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर होती है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेरिएशंस कॉज करता है ना, वेरिएशंस कॉज करता है। तो ऐसा क्या होता है इसके रिप्रोडक्शन में जिसकी वजह से वेरिएशन आते हैं। कुछ मैं आपको पॉइंट्स लिखा दे रही हूँ, बता दे रही हूँ, ओके। लेकिन ये बात जान लो कि इसकी पूरी इंटरप्रिटेशन आपको 11th में मिलेगी। सिर्फ अभी आप नाम याद करके जाओ, ठीक है, क्योंकि आपको कुछ भी नहीं आता है। ये एक्स्ट्रा एज है जो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। ध्यान से देखो, पहला होता है कि पहले की स्टेज है गैमेटोजेनेसिस, जब गैमेट फॉर्म होते हैं, ठीक है। इस समय जो क्या होता है कि जो आपके क्रोमोसोम होते हैं उन्हें सेपरेशन होती है, ठीक है। यानी कि सिंपल आप देखो, गैमेटोजेनेसिस होती है, गैमेटोजेनेसिस की वजह से बहुत सारे वेरिएशन आ जाते हैं, ठीक है, सिंपल है, ऐसे समझो। चलो नेक्स्ट देखो, इसके आगे जब आपका सेल फॉर्म होता है, नया सेल बनता है, ठीक है, उसी में एक स्टेज होती है मियोसिस। मियोसिस में होती है क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर होने की वजह से भी वेरिएशंस आते हैं, ठीक है। फिर
म्यूटेशन, म्यूटेशन भी एक रीज़न है जिसकी वजह से क्या होता है, आपको वेरिएशन देखने को मिलते हैं। अभी एज इट इज़ बस नाम याद रखो, सिर्फ देखो कि किस तरीके से, कितने तरीके हैं जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन फॉर श्योर आ रहा है, वेरिएशन आएगा ही आएगा। ठीक है, चलो आगे चले, एलियंस कैरेक्टर ट्रेड्स देख लें। चलो देखते हैं। अब ये है, पहले स्टार्टिंग से देखते हैं। ये है आपका एक सेल, सेल के अंदर है ये न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर कौन, न्यूक्लियस के अंदर है आपका क्रोमोसोम, एक्चुअली जिसे आप डीएनए बोलते हो। डीएनए क्या है, एक जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल। डन। अब बोलो कि डीएनए और क्रोमोसोम में क्या डिफरेंस है, ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं, ये समझ लो कि डीएनए गोल 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 एकदम रैप आउट हो जाता है, फिर वो क्रोमोसोम का शेप ले लेता है, उसका शेप चेंज हो जाता है, इस वजह से हम उसे क्रोमोसोम कहते हैं। यहाँ तक बातें एकदम क्लियर है। आगे चले, देखो अब ये जो डीएनए है, डीएनए ऐसा होता है, आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। अभी ये शेप अभी आप और आगे देखोगे चेंज करके, ये आपका डीएनए है। ठीक है, आपने ऐसा देखा होगा, एक्चुअली ऐसे ही दिखाया जाता है जब भी बताया जाता है, तो आपको जो ठीक लगे मैं इसको कंसीडर कर लेती हूँ। ठीक है, अब चलो जीन पर आए। लास्ट टाइम जीन बताई गई थी, जीन इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए, डीएनए का सेगमेंट। क्लियर है बात। ये आप देख लो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, यानी कि दो रोप है जो आपस में एक दूसरे को क्या किया हुआ है, कोकॉइल किया हुआ है। दो हैं, एक ये है, एक ये है, कोई अलग कहीं बीच में मिंगल तो नहीं हो जा रही, सब अलग अलग है ना। तो जीन है आपका सेगमेंट ऑफ डीएनए। अच्छा मुझे बताओ, इसको अगर मैं सीधा सीधा रख लूँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना, मतलब इसकी कॉइलिंग को मैं अनकॉइल कर दूँ तो देखो, ये देखो, ये मैंने सीधा कर लिया, बस सीधा कर लिया। जीन क्या बोला, सेगमेंट ऑफ डीएनए। तो सपोज इसे मैं कह रही हूँ जीन, इसे मैं कह रही हूँ जीन। ठीक है, अच्छा बेटा आपके पास ये दो क्रोमोसोम आया ना, ये दो है ना, मतलब सॉरी, ये आपके पास जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ये आया कैसे है, इसका एक स्ट्रैंड आपकी मदर के साइड से है और एक आपके फादर के साइड से है। ठीक है, और अच्छी बात यह है कि इसकी पोजीशन पर जहाँ पर आपके पास एक जीन होता है उसका ही दूसरा जीन, सपोज ये वाला हाइट का जीन है तो दूसरे ही स्टैंड पर हाइट का जीन यहीं पर होगा। समझ रहे हैं आप, हाइट का जीन यही होगा। ठीक है, जीन समझ में आ गया। ये देखो जीन नंबर 2, अब कहोगे चिपक के क्यों नहीं है, ऐसे नहीं होता, डिस्टेंस में होती है। ठीक है, एकदम एक दूसरे से नीचे 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 ऐसे सीक्वेंस में लगी हुई नहीं मिलती। ये पूरा डीएनए है, आपको इस तरह गैप छोड़ छोड़ के आपको जीन्स मिलेंगी। ये रही जीन, ये रही जीन, रेड वाली सारी जीन है। बात समझ गए, ऐसी बहुत लंबी चेन है ये और उसमें जीन्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग कैरेक्टर्स पर। जीन है जो ये होल्ड क्या करता है, ये कैरेक्टर्स होल्ड करता है। कैरेक्टर्स क्या है, देखो कैरेक्टर्स क्या है, मैं यहाँ कुछ कैरेक्टर्स लिख दे रही हूँ। कैरेक्टर्स जैसे हाइट, ओके, आई शेप, फिर देखो हेयर्स का साइज, ये सब कैरेक्टर्स है, ये सब आपकी बॉडी में मिलेगा। ठीक है, अच्छा फिर ट्रेट्स क्या है, ये हाइट कितने पॉसिबल वेज में हो सकती है। दो ही तरीके से हाइट आएगी, या तो टॉल हो सकती है या तो डॉर्फ हो सकती है, कोई इंटरमीडिएट वाले की बात नहीं करेगा। ठीक है, अभी ध्यान से सुनो। शेप कैसा हो सकता है, या तो आप देखो ऐसे चाइनीज़ वाली आईज होती है ना, मतलब थोड़ी पतली, ऐसे कह सकते हो। ठीक है, दूसरा शेप हो सकता है बल्जिंग आई, ऐसे आंखें किसी किसी की बहुत आगे निकली रहती है ना, बल्जिंग आई रहती है, ऐसे बाहर की तरफ निकली रहती है, तो बाहर निकली हुई है। ठीक है, फिर हेयर का साइज़, ये भी ऐसा हो सकता है, काफ़ी लेंदी हो या शॉर्ट हो, बहुत ज़्यादा साइज़ ना बढ़ता हो। बात समझ गए, तो ये सब कैरेक्टर्स हैं। और ये जो आपने इसकी पॉसिबल वेरिएंट दिखाए, ये ट्रेट्स हैं। समझ रहे हैं, हाइट को हम कैसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हाइट कैरेक्टर्स के रिप्रेजेंटेशन क्या है, वो क्या है आपकी, वो है आपके ट्रेट्स। ठीक है, देखो ध्यान से, आपका हाइट ऐसा ही हो सकता है, टॉल और टफ हो सकता है, ये सब क्या है आपके, ये आपके ट्रेट्स हैं।
ध्यान दो, ठीक है। अब जीन पर आए। जीन पर अगर सपोज मैं हाइट की बात करूं तो ये जो जीन है इस पर या तो टॉल आपके पास टॉल आपको एलील मिलेगा, है ना, टॉल जीन मिलेगा, या तो डॉफ जीन मिलेगा। अच्छा, टॉल को हम कैसे लिख सकते हैं? टॉल को हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी होमोजाइगस हो सकता है, हेट्रोजाइगस हो सकती है, या डॉफ होगा तो ऐसा होगा। अच्छा, इन तीनों में से कोई एक ही होगा ना, यहाँ पर कोई एक होगा। अब सपोज इस वाले जीन को मैं बाहर कर लेती हूँ, ये रहा मेरा जीन, ठीक है, ठीक है ना। मैंने बताया ये भी जीन है हाइट का, ये भी जीन है हाइट का। टॉल होगा कि डॉफ होगा ये देखने वाली बात है। तो जब हम इस जीन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना, यानी इसका जो भी कैरेक्टर है उसको जब हम उसको रिप्रेजेंटेशन फॉर्म में लिखेंगे, है ना, अगर हम टॉल लिखते हैं तो टॉल में ये हो सकता है या तो ये होमोजाइगस हेट्रोजाइगस। अगर ये होमो है तो वो एक ही होगा ना, सपोज ये भी कैपिटल टी है और ये भी कैपिटल टी है। अब बात समझ में आई? जिसको नहीं आ रहा था एलील्स, एलील 1, ये एलील टॉल एलील आपको आई है आपकी मदर के साइड से, और टॉल एलील आई है आपके पास फादर के साइड से। दोनों को मिला के एलील्स बोलते हैं, दोनों को मिला के एलील्स बोलते हैं। लोग को लग रहा था हम 2 बार क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि आपके पास दोनों स्ट्रैंड पर जीन प्रेजेंट है, दोनों स्ट्रैंड पर जीन प्रेजेंट है, तो दोनों की रिप्रेजेंटेशन लिखेंगे ना आप। बात समझ में आई? ठीक है, ये दोनों ट्रेड्स हैं डन, और ये एलील्स हैं। आपको 2 बार लिखना पड़ रहा है। इस जीन के पास जो भी कैरेक्टर हो, देखो ध्यान से, इस जीन के पास जो भी कैरेक्टर होगा, चाहे टॉल होगा या डॉर्फ होगा, उसे लिखेंगे ना आप। जब लिखेंगे तो आप इसको भी कोड करेंगे, इसको भी कोड करेंगे। इसी को डबल टी नहीं लिख सकते ना, इसके बाद भी सेम जीन है, इसके बाद भी वही जीन है। अगर कैपिटल टी उधर से आया है और कैपिटल टी इधर से आएगा, हाफ ही हाफ आएगा ना, ठीक है। चलो, ये हो गई आपकी एलील, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम लोग, मैंने आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस बनाने को कहा था और डाईहाइब्रिड बनाने को कहा था। अच्छा, डाईहाइब्रिड में सब लोगों ने ये टेबल बना ली होगी। देखो बेटा, जो नहीं बनाते ना उनका तो मैं कुछ नहीं कर सकती, अगर आप रेगुलर काम नहीं करते हैं। अभी हम तुम लोग के काम पे ही बात करूंगी। अभी मैं पूरी बना के नहीं दिखा रही, मैं सिर्फ बता रही हूँ आपको। स्मॉल वाई, स्मॉल कैपिटल, स्मॉल स्मॉल, डन। सेम चीज़ इधर लिख लोगे। जब आपने इधर लिखा, मैं एक बता दे रही हूँ, अगर आपने इसको लिखा आर आर कैपिटल वाई, आपको अब क्या करना है? अब देखो, जब भी आप डाई हाइब्रिड क्रॉस कर रहे होंगे, ध्यान दो, जब भी आप डाई हाइब्रिड क्रॉस करेंगे आपको ये डेटा मिलना चाहिए जो मैं बताने जा रही हूँ, ठीक है। आपके पास फिनोटाइपिक रेशियो में 9:3:3:1 होना चाहिए। अच्छा, लेकिन क्या है 9 है आपके पास राउंड येलो सीड्स, राउंड येलो सीड्स, ठीक है। कैसे लिखते हैं इसको हम? राउंड को ऐसे और येलो को ऐसे। ये पेरेंट में है आपके पास, ठीक है, सबका नहीं बताऊंगी, पेरेंट में है, देख लीजिएगा, ठीक है। आगे चले, जो आपके पास 3 है, ये क्या हो सकते हैं? ये आपके पास राउंड हो सकते हैं प्लस ग्रीन हो सकते हैं, ग्रीन सीड्स हैं। एक और 3 क्या है? ये आपके पास रिंकल्ड है प्लस ये है आपका येलो सीड। आपको ऐसे 3 सीड मिलने चाहिए, रिंकल्ड एंड येलो, ठीक है। 1 आपको मिलेगा पेरेंट वाला, लास्ट वाला क्या है? रिंकल्ड प्लस ग्रीन, यही था ना पेरेंट। अब पेरेंट में अगर आपको ध्यान हो तो स्मॉल आर स्मॉल वाई, देख रहे हो, ये मिला होगा आपको, डन। चलिए आगे, ये रेशियो आपको क्रॉस चेक में देखना है कि क्या आपको 9 राउंड येलो मिले, राउंड ग्रीन 3 मिले, रिंकल येलो 3 मिले, रिंकल ग्रीन 3 मिले, सॉरी 1 मिला। यही इंपॉर्टेंट है। आपको क्या लगता है एग्जाम में आप 9:3:3:1 लिख के आ जाएंगे और यहाँ पे सारी ऐसी क्रॉसिंग दिखा देंगे, आप सही हो जाएंगे? ये आपको काउंट करके ये देखना है कि एक्चुअली में क्या ये 9 आ रहे हैं। इसके नीचे लिखिए, देखिए कैपिटल आर होमोजाइगस,
यानी ये क्या है, ये राउंड है। कैपिटल वाई क्या है, होमोजाइगस, यानी क्या है ये है येलो। इसी तरह सबका लिखेंगे, सपोज इसका लिखा जाए, इसका बनाया जाए कैपिटल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, क्या होगा, अगेन ये होगा राउंड प्लस वाई कैपिटल है यानी कि येलो, राउंड एंड येलो। देख पा रहे हो, बहुत ही छोटे छोटे लिख दिया है और तुम लोग को दिख नहीं रहा है, बट कोई बात नहीं, मैंने बोला है, आप लोग समझ गए। इसी तरीके से लिखना है, पूरा टेबल बनाना है आपको, ठीक है। बनाओ, खुद से चेक करो, मैंने आपको सब दे दिया है। यहाँ पे फॉर्म, इसको पूरा यहाँ पे वर्टिकल में भी लिखेंगे, ठीक है, क्रॉस करेंगे, कोई टफ काम नहीं है, बस लेकिन शांति से करना है और काउंट भी करके लिखना है, आपको सिर्फ मैचिंग करनी है फिलहाल, ठीक है। चलो अब इसके बाद हम लोग आते हैं थोड़ा सा, हम लोग आज हम लोग टॉपिक देखेंगे, सेक्स डिटर्मिनेशन का टॉपिक देखेंगे। दूसरा हम लोग इससे पहले हम लोग ट्रेड्स देख लेते हैं, ठीक है। आपको मैंने बता दिया कि किस तरीके से जीन है, किस तरीके से आपके पास दूसरे मटेरियल्स हैं। या तो चलो पहले सेक्स डिटर्मिनेशन देख लेते हैं, ठीक है। आप कहोगे ये टॉपिक तो हम लोग पहले देख चुके हैं। कुछ बच्चों के क्वेश्चंस थे और बहुत ही वियर्ड क्वेश्चन थे, लाइक वियर्ड इन द सेंस कि नहीं तुम लोग बच्चे हो, ऐसे कोई वियर्ड बोलने वाली बात नहीं है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि आपने शायद ध्यान से देखा नहीं कि मैंने आपको उसमें क्या पढ़ाया था, ठीक है। आपने उस चीज़ को आप समझ नहीं पाए, तो मैं आपको फिर से बता देती हूँ। देखो आपको ठीक है, हम लोग क्या देखने वाले हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है। सेक्स डिटर्मिनेशन का मतलब होता है टू डिटरमाइन। अच्छा, इसमें ना बहुत सारे ऑर्गेनिज्म का आप इन्वायरमेंटल फैक्टर ये सब करके नहीं देखोगे, समझ रहे हो ना, इसका कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। कहीं आपको लिखा मिल जाए, कुछ नहीं सुनना है, ध्यान से देखो, ठीक है। तो क्या बताया, टू डिटरमाइन दी सेक्स ऑफ एन इंडिविजुअल, डन, ठीक है। एक्चुअली ये भी पूरी आपका मेंडल बेस है ना, जैसे आप अभी लगाते हैं ना, आप मोनोहाइब्रिड कर लेते हैं, है ना, वैसी ही चीज़ें हैं इसमें भी, कुछ भी आपको इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखो पेरेंट्स बना लें, ये रहे आपके पेरेंट्स, ठीक है। अब इस बार मैं पूरा बना रही हूँ, देखो ये कौन है, ये है मेल, ठीक है। मेल के पास क्या कैरेक्टर होना चाहिए, मतलब सेक्स क्रोमोसोम क्या होना चाहिए, देखो बेटा यहाँ रख मैं बताती हूँ, कहाँ बताऊँ, तो ध्यान से सुनो। देखो डीएनए, ओहो सेल, न्यूक्लियस, इसके अंदर डीएनए है, ठीक है। डीएनए ना बोलो, इस समय क्रोमोसोम बोलो, ठीक है ना, क्योंकि डीएनए पैक हो गया है, ऐसा स्ट्रक्चर बन गया है, ये क्रोमोसोम है, ठीक है। ऐसे आपके पास ऐसे क्रोमोसोम पेयर्स में है, चिपके हुए नहीं है, देखो ऐसे पेयर्स में है, ठीक है। पेयर्स में जब क्रोमोसोम होते हैं तो इसे हम कहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम, क्या कहते हैं, होमोलोगस। नाम पे ध्यान मत दो, आगे सुनो। इस तरीके से आपके पास टोटल 46 क्रोमोसोम है, ठीक है। ऐसे 1 2, ऐसे एक और होगा 3 4 5 6, ऐसे करते करते कितने हो गए, 46 आपके पास क्रोमोसोम है, ठीक है। उनमें से देखो, उनमें से इसी 46 में से जो 44 है ना, वो ऑटोसोम है। ऑटोसोम का मतलब होता है एकदम सिंपल अपना काम करने वाले, ठीक है, वो सब एक जैसे हैं, ठीक है। लेकिन जो दूसरे दो सेट हैं, दो क्रोमोसोम आपके सेक्स क्रोमोसोम है, सेक्स क्रोमोसोम है। अब ये सेक्स क्रोमोसोम आपका अगर मेल है तो ये सेक्स क्रोमोसोम एक वाई है, एक एक्स है और एक वाई है, डन। लेकिन अगर यही फीमेल है तो एक एक्स है और दूसरा भी एक्स है, बात समझ गए। चलो हम लोग इसी की बात कर रहे थे। तो जब मैंने बोला मेल है तो मेल में मुझे ऑटोसोम्स की क्या ज़रूरत है, मुझे मेल में ऑटोसोम्स की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं मेल को अगर मेल कह रही हूँ तो इट मीन्स कि मुझे क्या चाहिए, मुझे पता होना चाहिए कि इसका सेक्स क्रोमोसोम क्या है ना। और जब मैंने कह दिया मेल है तो ये हो गया एक्स और वाई, डन। चलो एक फीमेल बना लेते हैं, ये रही फीमेल, सुंदर फीमेल जूड़ा के साथ, ओके। अच्छा हमने बोल दिया ये फीमेल है,
जब हम पहले से बता देते हैं कि ये फीमेल है तो समझ जाओ तुम लोग भी कि मैम के पास क्या है, XX क्रोमोसोम है। बात समझ गए? अच्छा, अभी क्रॉसिंग में तुम लोग क्या बना रहे थे बार बार? आप लोग ने बनाया था गैमीट। प्रिंसिपल्स कराने हैं मुझे, ठीक है। इसके बाद अब मेंडेलियन प्रिंसिपल्स ही होंगे, ठीक है। अभी स्टोरी थोड़ी समअप करूंगी, फिर आपको बताऊंगी प्रिंसिपल्स कराने हैं। वो मैं आपको लास्ट क्लास में, मतलब लाइक कल वाली क्लास में करा दूंगी। और इसके बाद हम लोग एवोल्यूशन भी स्टार्ट करेंगे थोड़ा सा, ठीक है। चलो, अब क्या करना है हमको? गैमेट्स बनाना है ना। तो मेल क्या बनाता है? मेल स्पर्म बनाता है। तो ये रहा स्पर्म, ये रहा स्पर्म, है ना। मिलियंस ऑफ स्पर्म बनते हैं, हमसे कोई मतलब नहीं है, स्पर्म बन रहा है, ठीक है। अच्छा, इसमें और भी हो सकते हैं, ऐसे ऐसे देखो, ऐसे ऐसे बहुत हो गए। फीमेल के एक्स, ये देखो एक्स, ठीक है। लेकिन ध्यान दो, जब भी गैमेट बनता है, जो भी क्रोमोसोम है इसका हाफ हो जाता है ना, मतलब जो भी आपके पास क्रोमोसोम नंबर आ रहा है, मतलब ये आपके पास डबल सेट में है ना, तो इसका हाफ हो जाता है। गैमेट फॉर्मेशन में क्या होता है? सेग्रीगेट हो जाता है। तो या तो एक्स होगा या तो वाई होगा गैमेट में। एक स्पर्म ने एक्स लिया, एक ने वाई लिया, एक ने एक्स लिया, दूसरे ने एक्स लिया, एक ने वाई लिया। बात समझ रहे हैं? कहना मैं ये चाहती हूँ, इस मेल से जितने भी एक्स बनेंगे, जितने भी कोई भी बने, या तो उसमें एक्स होगा या तो वाई होगा। मैंने ये रैंडम लिख लिया है, एक्स वाई एक्स एक्स वाई। फिर बोलोगे अच्छा एक एक्स कहाँ गया? मैथमेटिक्स मत लगाओ। मैंने बोला अगर ये 5 है तो पाँचों में क्या हो सकता है? सब में वाई वाई भी हो सकता है, सब में एक्सेस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। एक्स वाले भी बनते हैं, वाई वाले भी बनते हैं। बात समझ गए? इसमें आओ, इसके पास तो कोई वेरिएंट है नहीं, ये भी एक्स, ये भी एक्स, ये भी एक्स, ये भी एक्स। बात समझ गए? ये है गैमेट्स। आगे चलो। अच्छा, मैंने इतने सारे बनाए हैं, ठीक है ना। तो हम एक ही को कंसीडर करेंगे, परेशान मत हो। तो जैसे एक एक्स वाला ले लिया, एक ये गैमेट हो गया, एक यहाँ एक्स और एक इधर एक्स। गैमेट समझ में आ गए? ठीक है, ये तुम्हें समझाने के लिए था, ये पूरा मैंने तुम्हें समझाने के लिए बताया है, क्योंकि एक बच्चे ने बहुत ही अजीब क्वेश्चन किया था, मुझे थोड़ा याद नहीं आ रहा है। होप सो उसी के देख कर समझ में आ जाए, ठीक है। आगे चलो। आगे ये है कि अब बनानी है प्रोजेनी, है ना। प्रोजेनी बननी है, यानी बेबी बनना है। अच्छा, क्या हो सकता है? फर्टिलाइजेशन करेंगे ना, तो ऐसा हो सकता है कि ये एक्स, देखो ध्यान से, ये एक्स यानी फर्स्ट एक्स फर्स्ट फीमेल एक्स से फ्यूज करे। क्या ये हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो एक्स एक्स बन जाएगा, डन। अगर हमारा जो सेकेंड गैमेट है, जो कि हम वाई कहते हैं, वो फीमेल के सेकेंड गैमेट से फ्यूज कर जाए तो हम इसे कहेंगे एक्स वाई, डन। अब तुमको बहुत अच्छे से पता है कि जिसके पास एक्स एक्स होता है हम उसे कहते हैं फीमेल चाइल्ड। या आपके पास हो गई फीमेल चाइल्ड और एक्स वाई मेल चाइल्ड। अच्छा, मुझे एक बात याद आई, एक बच्चा ना इस क्रॉसिंग को कर रहा था, जैसे ये वाला है ना, देखो ये वाला, अगर मैं इसको करूँ तो उस बच्चे ने क्या किया, देखो ध्यान से, उस बच्चे ने आर, इस स्मॉल आर ना पहले लिख दिया, स्मॉल आर पहले लिख दिया और फिर कैपिटल आर लिखा। हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, पहले कैपिटल लिखेंगे फिर स्मॉल लिखेंगे, फिर ये भी कैपिटल है वो भी कैपिटल है, हमसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन स्मॉल बाद में। क्यों? क्योंकि तरीका है। क्या तरीका है? तरीका ये है कि हम पहले डोमिनेंट को लिखते हैं, बताया था, पहले डोमिनेंट लिखते हैं फिर जाके रिसेसिव आता है। तो भाई इसमें डोमिनेंट तो कैपिटल आर दिख रहा है ना, तो पहले कैपिटल लिखो फिर स्मॉल लिखो, क्योंकि ये तरीका है, इसलिए आपको इसे फॉलो करना पड़ेगा, कोई बच्चा गलती ना करे, ठीक है। बात समझ गए ना? चलो, ये हो गया। अब वापस से ध्यान लगाओ ट्रेड्स पर। ट्रेड्स क्या हैं आपके? ट्रेड्स ये हैं कि हाइट का जीन अगर आपके पास है तो ट्रेड ये है कि आप या तो टॉल हो सकते हैं या तो डॉट हो सकते हैं, ठीक है, समझ गए? बात समझ गए ना? ट्रेड वो चीज़ें हैं, हमेशा उसका एक दूसरा फॉर्म है, ठीक है। अब चलो यहाँ पर हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ देखने वाले हैं। कुछ ट्रेड्स है ना, कुछ ट्रेड्स आपको इनहेरिटेड मिलते हैं, है ना, इनहेरिटेड होते हैं, और कुछ आप एक्वायर करते हैं लाइफ में। आपने जब भी जन्म लिया है, आपको हर चीज़ पहले से नहीं मिलती है, कुछ पहले से मिलता है, कुछ आप सोसाइटी से सीख जाते हैं, ठीक है।
तो जो ट्रेड्स होते हैं, ठीक है, ट्रेड्स क्या बोला, जैसे हाइट है तो यानी टॉल टॉल होना, है ना, टॉल होना या डॉर्फ होना, ठीक है, या बहुत ज़्यादा आप वीटिश कलर के होना। हमारे यहाँ गोरा वोरा कुछ नहीं होता, हम लोग वीटिश होते हैं, तुम्हें पता भी नहीं है, 12th में आओगे तब बताएंगे, ठीक है, ठीक है। या क्या कहते हैं, और क्या हो सकते हैं आप, या कुछ भी, जैसे ये सब बहुत सारे ट्रेड्स हैं, जैसे बॉडी बिल्डअप करना, बॉडी बिल्डअप, सिंगिंग, देखना ध्यान से, डांसिंग, ध्यान से देखो, क्या ये सब ट्रेड्स हैं बेटे, ये सब ट्रेड्स हैं, ठीक है, बात समझे। लेकिन डिफरेंस क्या है, ट्रेड्स आपके इनहेरिटेड भी होते हैं और कुछ एक्वायर्ड होते हैं, ठीक है, ठीक है। अच्छा देखो, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना, जब मार्क्स कम आ जाता है तो बोलते हैं नहीं अगली बार तो मुझे ज़्यादा स्कोर करना है, ज़्यादा एक्वायर करना है, समझ रहे हो, बात समझिए ना। एक्वायर्ड करने का मतलब होता है लेना, बाहर से लेना। इनहेरिट करने का मतलब होता है, इनहेरिट मतलब इनहेरिटेड, पासिंग ऑफ कैरेक्टर्स। अगर कोई चीज़ पासिंग हुई है कैरेक्टर्स की तो वो तो आपको पेरेंट्स से ही मिल गई होगी, तो हमको इसका डिफरेंस देखना है और ये एग्जाम में आता है, ठीक है। इनहेरिटेड ट्रेड्स प्लस यानी या और एक्वायर्ड ट्रेड्स में क्या डिफरेंस है, ठीक है। पहला मैंने आपको पहले ही कुछ बता दिया कि इनहेरिटेड तो आपको पेरेंट्स से मिल रहा है और एक्वायर्ड आप एक्वायर कर रहे हैं, आप सीखेंगे, आपको हर चीज़ ऐसे जन्म से नहीं मिली है, बहुत सारी चीज़ें आप सीखते हैं वो। और जो देखो ध्यान से, एक्वायर्ड ट्रेड कभी पास भी नहीं होते, समझ रहे हो। एक्वायर्ड ट्रेड कोई चाहे तो उसके बच्चे में चला जाए तो नहीं, अगर कुछ चीज़ डीएनए में है तो वो तो पास ऑन हो जाएगी, हाँ, लेकिन एक्वायर्ड नहीं पास ऑन होगा। देखो ध्यान से, सेंटेंस नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट लिखते हैं, ऑब्टेन फ्रॉम पेरेंट्स, पेरेंट्स के साइड से आपको मिलते हैं। कोई क्लियर, कोई कंफ्यूजन, ठीक है, आगे चलें। ये कब होंगे, ये डेवलप किए जाते हैं, जैसे आपकी बचपन में आपने लिखना शुरू किया, ठीक है, अब हाथ है तो उसे वर्क तो करना है, लेकिन आपने देखा होगा पहले राइटिंग गंदी थी, ए ठीक से नहीं बना पाते थे, कुछ लोग ऐसे ए बनाते हैं, कोई बच्चा रहता तो वो ऐसे कुछ उल्टा करके ए बना देगा, समझ रहे हैं। फिर आपने सीखा कि अच्छा सही कैसे होता है, पूरा टेबल आपने लर्न किया, ये सब आपने क्या किया, आपने अपने अंदर आपने ये स्किल डेवलप करी है ना। आज पढ़ते 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 ये तो आपने पढ़ना स्टार्ट किया, ये एक्वायर्ड है ना। आप पढ़ना चाहते थे, आपने पढ़ लिया, अभी आप अच्छा राइटिंग लिखना चाहेंगे तो कोशिश करेंगे, आपकी राइटिंग अच्छी हो जाएगी। तो ये क्या होता है, ये होता है, ये डेवलप्ड होती हैं, ये ट्रेड्स डेवलप किए जाते हैं ड्यूरिंग दी लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। यानी कोई ऑर्गेनिज्म है, जैसे आप हैं, यहाँ पे ऑर्गेनिज्म का मतलब इंडिविजुअल है, यानी इंसान, डन, इंडिविजुअल। ध्यान से देखो, अगर कोई इंडिविजुअल है तो वो किस तरीके से जिंदगी भर में बहुत सारी चीज़ें डेवलप करता है, आप खुद से देख लो, है ना। आपको हेयर कलर हो गया, ये सारी चीज़ें तो आपको मिली होंगी आपके पेरेंट्स से, लेकिन अच्छी राइटिंग होना, है ना। जैसे आपका फेस कैसा दिखता है, अगर आपका फेस बड़ा सुंदर दिखता है या थोड़ा सा आप जैसा भी दिखता है, ओके, ध्यान से देखो, जैसा भी दिखता है वो कहाँ से मिला आपको, आपके पेरेंट्स से मिला, ठीक है। सबके फेस सुंदर ही होते हैं, मेरे वर्ड्स गलत निकल गए थे, ध्यान से सुनो। कहने का मतलब ये है कि जो भी आपको फेस मिला है, जैसा भी स्ट्रक्चर है, जैसा भी शेप है, जैसा भी कलर है, वो सब आपको इनहेरिट हुआ है, आपके पेरेंट्स की वजह से है। लेकिन आपकी आंखों में वो जो कॉन्फिडेंस आ सकता है, आपकी आंखों में या तो शेम आ सकती है, आपकी आंखों में जो डर आ सकता है, ये एक्वायर कर रहे हैं आप, ये आपको नहीं मिला, ये आपके पेरेंट्स ने आपको नहीं दिया, समझ रहे हैं। जो मैनर्स आपने सीखे, ये आपने सीखा है ना, ये सब आप डेवलप कर रहे हैं। सॉरी, कल को जो है लड़कियां सिंगिंग करने लगेंगी, डांसिंग करने लगेंगी, है ना, टीचर बन जाएंगे, ये सब आप एक्वायर कर रहे हैं। आप बचपन से नहीं थे ऐसे, आपने बचपन में ऐसा नहीं था। हाँ, फुर्ती हो सकती है, लेकिन वो फुर्ती किस जगह आपको दिखानी है ये आप ही तय करते हैं, ओके। देखो, वरना तो आप इस तरह कहोगे कि अगर हर चीज़ पेरेंट्स से आ रही होती तो स्मार्ट, देखो ये बहुत अच्छी चीज़ होती है, जो जैसे पेरेंट्स होते हैं बहुत अच्छा पढ़ते होते हैं, तो उनके जैसे होता है कि अगर उनकी स्ट्रॉन्ग जीन्स होती हैं, स्ट्रॉन्ग जीन्स का क्या मतलब होता है, जैसे आपके सोचने की क्षमता देखिए, जैसे अगर अगर आप मुझसे कोई क्वेश्चन करने आए, मैं आपको आराम से बिठाऊं, आपसे अच्छे से बात करूं, आपको मैं सोल्यूशन बताऊं, तो इट मीन्स कि मेरा जैसा बिहेवियर है उसका असर आप पे पड़ता है,
समझ रहे हैं? उसका असर आप पे पड़ेगा और अपने आप को एक्वायर्ड में आप बहुत सारा चेंजेस कर पाएंगे। ठीक है? ये जो जैसे कुछ लोग होते हैं बड़े शांत होते हैं, कुछ लोग बड़े गुस्से वाले होते हैं, तो ये सब कहाँ से आता है? ये जो गुस्सापन है ना, फीलिंग को एक्सप्रेस करने का जो आपके पास इमोशन है और भी चीज़ें जो हैं, ये जो गुस्सापन है, कभी कभी तो सब डायरेक्ट मिल जाता है पेरेंट्स से। और इसको आप जेनेटिक में मत डालिए, लेकिन होता क्या है, आदत होती है, बचपन से वो एक गुस्सैलपन देखे होते हैं, तो बच्चों में वो डायरेक्ट ऐसा रहता है। ठीक है, समझ रहे हो? चलो आगे चलिए। एक डिफरेंस समझ में आया, दूसरा डिफरेंस देखो। अच्छा, ये इसके अलावा क्या है? ये डेवलप होते हैं, ये आया कैसे आपने? डेवलप हुए ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर। मैंने बताया था ना, क्रॉसिंग ओवर होती है, अभी सिर्फ नाम समझेंगे। क्रॉसिंग ओवर फिनोमिनन, ठीक है, प्लस म्यूटेशन। इन सब चीज़ों की वजह से थोड़े चेंज होके, थोड़ा अलग होके आपकी बॉडी में आ गए। डन। और एक चीज़ देखो, डायरेक्ट लिखो, मैं क्यों लिखेंगे? पास्ट फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर, हम इसको पास कर सकते हैं, है ना? जैसे अब एग्जांपल दे दो बेटा। हेयर कलर, हाइट, डन। तभी तो बोलते हैं ना, अरे उसका हेयर का कलर देखो यार कितना अच्छा है, तो बोलेंगे अरे उनकी मम्मी का कलर भी ऐसा, उनकी मम्मी का कलर भी ऐसा कलर का है, उनका हेयर्स, तो इस वजह से ऐसा है। और सपोज किसी की हाइट बहुत अच्छी है, एक अमिताभ बच्चन की हाइट बहुत अच्छी है, तो अभिषेक की भी हाइट बहुत अच्छी है, तो कैसे मिला उसे? जेनेटिक मिला। ठीक है, आपको जया बच्चन वाला क्यों नहीं मिला? क्योंकि वो जीन सप्रेस हो गया होगा, सिंपल। समझ गए? वो रेसेसिव हो गया होगा, अपने आप को नहीं दिखा पाया। लेकिन कभी ऐसा हो सकता है कि उसके आने वाली जो जनरेशन होगी उसमें कहीं ना कहीं वो छोटा जीन आ सकता है। डन। चलो उल्टा लिख लें इसको, ठीक है? अच्छा, एक चीज़ और देखो, जब भी आपके इनहेरिटेड ट्रेट्स होते हैं या आपके जेनेटिक वेरिएशंस होती हैं, यानी आपके जीन में चेंजेस आए हैं जिसकी वजह से आपको ट्रेट्स मिले हैं, जीन में चेंजेस हैं, ठीक है, ये सोमैटिक हैं। सोमैटिक का मतलब होता है बेटा बाकी सारे सेल्स में चेंजेस होना। जैसे अगर मैं जिम जाने लगूँ, मैं मसल्स बना लूँ, तो मेरे बाकी सेल्स मतलब मेरे मसल सेल्स फैल जाएंगे, डेवलप कर जाएंगे, मसल्स सेल, समझ रहे हो? ठीक है, मेरा जीन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेरा मसल्स डेवलप हो सकती है। तो जो मसल वाला पार्ट है ना, यानी कि जो आपका जेनेटिक वाला रीजन नहीं है, सिर्फ बाहर का हिस्सा है, उसे सोमैटिक वेरिएशंस कहते हैं। ठीक है, सोमैटिक वेरिएशंस। फिर मैं एक्सरसाइज करना छोड़ दूंगी, फिर मैं पतली सी हो जाऊंगी, समझ रहे हो ना? ये एक्वायर्ड जो बेसिस है, जो चेंज हो सकता है। दूसरी बात, ये डेवलप होते हैं, ये